चलिए, आज एक ऐसी लड़ाई की बात करते हैं जो हर पल हमारी नजरों से ओझल हमारे पैरों के ठीक नीचे लड़ी जा रही है। जी हाँ, ये है पृथ्वी की सतह की लड़ाई। वो जमीन जिस पर हम सब खड़े हैं, वो असल में शांत नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला युद्ध का मैदान है। हर पहाड़ जो आप देखते हैं, वो दो विशाल ताकतों के बीच चल रहे युद्ध का एक अस्थायी परिणाम है। सोचिए जरा इस बात को। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जो भी पहाड़, घाटियां या मैदान हैं, वो कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, वो तो बस एक ऑनगोइंग, एक लगातार चल रही जंग के सबूत हैं। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई को, इस पूरे लैंडस्केप को हम समझें कैसे। खैर, इसके लिए विज्ञान की कुछ बहुत ही दिलचस्प शाखाएं हैं जो हमें इस पूरी कहानी को डिकोड करने में मदद करती हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। जियो यानी पृथ्वी और मॉर्फ यानी रूप या आकार। तो जियोमॉर्फोलॉजी वो साइंस है जो पृथ्वी की सतह पर बनी आकृतियों को स्टडी करती है, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या रेगिस्तान के टीले। और ये सिर्फ ये नहीं देखती कि ये क्या है, बल्कि ये सवाल पूछती है कि ये बना कैसे, और सबसे जरूरी, ये लगातार बदल कैसे रहा है। और जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा सामने आता है, विलियम मॉरिस डेविस। इन्हें फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, मतलब भू आकृति विज्ञान का जनक। इन्होंने ही साइकिल ऑफ इरोजन का एक कमाल का आइडिया दिया था, जिसने हमें समझाया कि कैसे कोई भी लैंडस्केप एक तरह से जवानी, प्रौढ़ता और फिर बुढ़ापे से गुजरता है। इनके काम ने ही इस पूरी फील्ड की नींव रखी। अच्छा, अगर जियोमॉर्फोलॉजी जमीन के आकार को समझने का विज्ञान है, तो इस लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला एक सबसे बड़ा हथियार है पानी। और पानी के विज्ञान को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। ये इस बात की स्टडी है कि पृथ्वी पर और जमीन के नीचे पानी कैसे घूमता है और कैसे अपना असर डालता है। जरा सोचिए, नदियां घाटियां बना देती हैं, ग्लेशियर पहाड़ों को तराश देते हैं, तो जाहिर है जमीन के बनने बिगड़ने की कहानी पानी के बिना अधूरी है। तो चलिए अब मिलते हैं इस जंग के दो महायोद्धाओं से। आखिर वो कौन सी दो महान ताकतें हैं जो दिन रात पृथ्वी की शक्ल बदलने में लगी हुई हैं? देखिए, पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हैं, हर एक छोटी बड़ी आकृति, वो सिर्फ और सिर्फ दो तरह की ताकतों के टकराव का नतीजा है। पहली है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्सेस। बस इन्हीं दोनों की खींचतान में हमारी दुनिया का नक्शा बनता और बिगड़ता रहता है। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझते हैं। एक तरफ है एंडोजेनिक फोर्सेस। इन्हें हम बिल्डर्स यानी बनाने वाले कह सकते हैं। एंडो का मतलब है अंदर और जेनिक मतलब पैदा होने वाला। तो ये वो ताकतें हैं जो धरती के अंदर से आती हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप या जब दो महाद्वीपीय प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इनका एक ही काम है, जमीन को ऊपर उठाना, पहाड़ बनाना, नई जमीन का निर्माण करना। और इनको ताकत कहाँ से मिलती है? पृथ्वी के अंदर की गर्मी से, जो कन्वेक्शन करंट्स के रूप में काम करती है। अब आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ है एक्सोजेनिक फोर्सेस। इन्हें हम लेवलर्स कह सकते हैं, यानी सब कुछ बराबर करने वाले। एक्सो का मतलब है बाहर। ये ताकतें पृथ्वी की सतह पर काम करती हैं, जैसे बहता हुआ पानी, तेज हवा, ग्लेशियर। इनको एनर्जी मिलती है सूरज से। और इनका काम है उठे हुए भूभाग को काटना, घिसना और समतल कर देना। तो एक बल अंदर से बना रहा है और दूसरा बल बाहर से उसे मिटा रहा है। इस पूरी थियोरी को असल दुनिया में देखने के लिए चलिए भारत की दो मशहूर पर्वत श्रृंखलाओं की कहानी पर नजर डालते हैं। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है ये समझने के लिए कि ये ताकतें असल में कैसे काम करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह पर इस वक्त कौन सी ताकत ज्यादा मजबूत है, बनाने वाली ताकत या मिटाने वाली? बस इसी सवाल का जवाब तय करता है कि वो जगह कैसी दिखेगी। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हमारे हिमालय, एक युवा जवान पहाड़। यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्सेस यानी भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना आज भी बहुत ताकतवर है। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस पर भारी पड़ रही हैं। नतीजा, हिमालय की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है। और अब दूसरी तरफ देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एक वक्त था जब ये हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ एंडोजेनिक फोर्सेस लगभग शांत हो चुकी हैं और करोड़ों सालों से एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी हवा और पानी का कटाव अपना काम कर रही हैं। नतीजा, अरावली की ऊंचाई लगातार घट रही है। तो एक पहाड़ जो बढ़ रहा है और एक जो घट रहा है, ये इन दो ताकतों की लड़ाई का जीता जागता सबूत है। तो इस सब से हम क्या समझे?
यही कि ये जो लड़ाई है ये कभी खत्म नहीं होती। ये एक न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि पृथ्वी की सतह कोई बनी बनाई चीज नहीं है, ये हमेशा से अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो लैंडस्केप हम आज देख रहे हैं वो तो बस अरबों साल से चल रही इस जंग का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। कल ये कुछ और था और आने वाले लाखों सालों में ये कुछ और ही होगा। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर पृथ्वी के अंदर की गर्मी में इतनी ताकत आती कहाँ से है कि वो पूरे के पूरे महाद्वीपों को खिसका सकती है और हिमालय जैसे पहाड़ों को खड़ा कर सकती है? इस अंदरूनी इंजन का राज क्या है? खैर, इसे हम अपनी अगली पड़ताल में समझेंगे। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि हिमालय लगातार ऊंचा उठ रहा है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पहाड़ों को ऊपर उठाने वाली ये जबरदस्त, मतलब ये कोलोसल पावर आखिर आती कहाँ से है। तो चलिए सीधे इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। ये तो हम जानते हैं कि पहाड़ ऊपर उठ रहे हैं, पर उन्हें उठाने वाली ये जो विशाल ऊर्जा है, ये जो कोलोसल एनर्जी है, इसका सोर्स क्या है? और इसका जवाब जाहिर है हमें जमीन की सतह पर तो नहीं मिलने वाला। इस ताकत के असली स्रोत को समझने के लिए हमें एक बहुत गहरे सफर पर निकलना होगा, सीधा पृथ्वी के धधकते हुए केंद्र तक, मतलब उसके कोर तक। देखिए, पृथ्वी के अंदर से पैदा होने वाली इन ताकतों को हम भूगर्भिक बल या इंग्लिश में कहें तो एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। आप इन्हें पृथ्वी का निर्माता या बिल्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो ताकतें हैं जो पहाड़ और महाद्वीप जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी ताकतें पृथ्वी के एक अंदरूनी हीट इंजन से चलती हैं। जी हाँ, हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े हीट इंजन की तरह काम करती है। तो अगला सवाल ये है कि भाई इस इंजन को चलाने वाला ईंधन, मतलब फ्यूल, कहाँ से आता है? आइए पृथ्वी की इन दो विशाल भट्टियों को समझते हैं जो इसकी अंदरूनी गर्मी के मेन सोर्सेस हैं। ठीक है, तो इस इंजन को पावर दो मुख्य स्रोतों से मिलती है। पहला है प्राइमोर्डियल हीट, यानी वो गर्मी जो हमारे प्लैनेट के बनने के समय से ही अंदर बची हुई है, और दूसरा है रेडियो एक्टिव डीके, जो कि पृथ्वी के अंदर लगातार चल रहा एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये प्राइमोर्डियल हीट आखिर है क्या? देखिए, ये वो प्राचीन बची हुई थर्मल एनर्जी है जो अरबों साल पहले जब पृथ्वी बनी थी तब से ही इसके अंदर फंसी हुई है। बस कल्पना कीजिए कि जब हमारी पृथ्वी एक पिघला हुआ आग का गोला थी, ये उसी समय की बची खुची गर्मी है जो आज भी अंदर मौजूद है। और दूसरा सोर्स जो लगातार नई गर्मी पैदा कर रहा है वो है रेडियो एक्टिव डिके। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं। पृथ्वी के अंदर जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो समय के साथ टूटते रहते हैं और इस प्रोसेस में लगातार गर्मी निकलती रहती है। ये पृथ्वी को अंदर से हमेशा गर्म रखती है, बिल्कुल एक चालू भट्टी की तरह। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि गर्मी कहाँ से आती है, फ्यूल का सोर्स क्या है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये ऊर्जा, ये हीट एनर्जी गति यानी मोशन कैसे पैदा करती है। मतलब सिर्फ गर्मी से पहाड़ कैसे हिल सकते हैं? इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी से मिलता है, द कन्वेक्शन करंट थ्योरी। और अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो ये पृथ्वी के मैंटल में चल रहा एक विशाल कन्वेयर बेल्ट है। यही वो मैकेनिज्म है जो हीट एनर्जी को एक जबरदस्त फिजिकल फोर्स में बदल देता है। अब एक और सवाल मन में आता है कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर होती कहाँ है? तो ये पृथ्वी की एक बहुत ही खास परत में होती है। ये अपर मैंटल का एक सेमी फ्लूइड यानी अर्ध तरल हिस्सा है। ये न तो पूरी तरह ठोस है और ना ही तरल। सोचिए, शहद या टार की तरह गाढ़ा है, और इसी परत को वैज्ञानिक एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक साइकिल में होती है जिसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, हीटिंग। कोर के पास का मैग्मा प्राइमोर्डियल हीट और रेडियो एक्टिव डिके से गर्म होता है। स्टेप 2, राइजिंग। गर्म होने पर यह मैग्मा हल्का होकर कम डेंस होकर ऊपर क्रस्ट की तरफ उठता है। स्टेप 3, स्प्रेडिंग एंड कूलिंग। ऊपर पहुंचकर यह फैलता है, ठंडा होता है और फिर से भारी यानी डेंस हो जाता है। और स्टेप 4, सिंकिंग। ये ठंडा और भारी मैग्मा वापस कोर की तरफ डूब जाता है और यह साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। ये एक विशाल कन्वेयर बेल्ट है जो अरबों सालों से बिना रुके घूम रहा है। और जानते हैं ये विचार अपने समय से कितना आगे था? ये क्रांतिकारी सोच कि मैंटल में बहने वाली धाराएं पूरे महाद्वीपों को हिला सकती हैं, ये 1930s में ही आर्थर होम्स ने पेश कर दी थी, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के साबित होने से बहुत पहले। तो चलिए
अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा इंटरनल इंजन कैसे काम करता है। इंजन का पूरा चक्र, गर्मी से लेकर गति तक। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कन्वेक्शन करंट्स पृथ्वी की मांसपेशियों या मसल्स की तरह हैं। जैसे जैसे ये एस्थेनोस्फेयर में घूमती हैं, ये अपने ऊपर की ठोस क्रस्ट को, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, अपने साथ खींचती हैं। और इसी खिंचाव के कारण जमीन खिसकती है, मुड़ती है और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ ऊपर उठते हैं। तो पूरे प्रोसेस का सार इस सिंपल लॉजिक चेन में है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी जो रेडियो एक्टिव डिके और प्राइमोर्डियल हीट से आती हैं, वो एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट्स पैदा करती हैं और यही करंट्स ऊपर की सॉलिड क्रस्ट को हिलाती हैं। यही है एंडोजेनिक फोर्सेस का मूल सिद्धांत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हमारी ये खोज अब हमें एक नई और ज्यादा गहरी पहेली की तरफ ले जा रही है। एक नए प्रकार का बल मंच तैयार हो रहा है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इंजन सिर्फ क्रस्ट को एक जगह से दूसरी जगह हिलाता ही नहीं है, बल्कि ये उससे बहुत अलग अलग तरीकों से डिफॉर्म भी करता है। मतलब उसके आकार को बिगाड़ता भी है और बनाता भी है। और यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल उठता है, उस फोर्स में क्या अंतर है जो एक पूरा महाद्वीप बनाती है और उस फोर्स में जो एक पहाड़ खड़ा करती है? हैं तो दोनों ही एंडोजेनिक फोर्सेस, पर उनका असर इतना अलग क्यों है? एक इतनी धीमी गति से काम करती है और दूसरी इतनी तेजी से। इसका जवाब हमें अपने अगले विश्लेषण में मिलेगा, जब हम डायस्ट्रोफिज्म के कमाल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि पृथ्वी के अंदर का इंजन, वो धधकता हुआ इंजन, कैसे शुरू होता है। आज हम ये देखने वाले हैं कि वो शक्तिशाली इंजन हमारी धरती की सतह को, मतलब हमारे पैरों के नीचे की जमीन को, आखिर बनाता कैसे है। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। याद है ना, पृथ्वी के मैंटल में वो जो कन्वेक्शन करंट्स यानी संवहन धाराएं चल रही थीं, बस उसी को याद रखिएगा, क्योंकि वही वो असल ताकत है जो क्रस्ट पर अपना सारा कमाल दिखाने वाली है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत जरूरी शब्द से शुरू करते हैं, डायस्ट्रोफिज्म। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए पृथ्वी की अंदरूनी ताकत इसकी बाहरी परत को, मतलब क्रस्ट को, लाखों करोड़ों सालों में मोड़ती है, तोड़ती है और उसका पूरा का पूरा आकार ही बदल देती है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि डायस्ट्रोफिज्म की ये जो एक सुपर पावर है ना, वो असल में दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से काम करती है। आप इन्हें धरती की सतह को बनाने वाले दो मास्टर आर्किटेक्ट समझ सकते हैं। एक वो जो क्रस्ट को साइड से हॉरिजॉन्टली दबाता है और दूसरा वो जो उसे नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली उठाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले आर्किटेक्ट से। इसका नाम है ओरोजेनिक प्रोसेस। ये नाम दो शब्दों से मिलके बना है। ओरो जिसका मतलब होता है पहाड़ और जेनिक जिसका मतलब है बनाना। तो ये है हमारा माउंटेन बिल्डर। ये प्रोसेस क्रस्ट पर हॉरिजॉन्टली काम करती है, मतलब साइड से। जरा सोचिए, अगर आप एक कालीन को या कागज के एक टुकड़े को दोनों सिरों से एक दूसरे की तरफ धकेलें तो क्या होगा? वो बीच से ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी, है ना? बस बिल्कुल इसी तरह के कंप्रेशन यानी दबाव से दुनिया के बड़े बड़े फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। लेकिन एक मिनट, ये पहाड़ बनाने का काम पूरे के पूरे महाद्वीप पर एक साथ नहीं होता। नहीं, ये पृथ्वी की कुछ खास, बहुत एक्टिव पट्टियों में ही होता है। और जब हम कहते हैं कि ये एक तेज प्रोसेस है, तो यहाँ एक मजेदार बात है। जियोलॉजी की दुनिया में तेज का मतलब ही लाखों साल होता है। तो हाँ, ये पहाड़ रातों रात खड़े नहीं हो जाते। चलिए अब बारी है हमारे दूसरे आर्किटेक्ट की। इसका नाम है इपेरोजेनिक प्रोसेस। यहां पर जो इपेरो शब्द है उसका मतलब है महाद्वीप। तो हां, ये प्रोसेस महाद्वीपों की निर्माता है, कॉन्टिनेंट बिल्डर। ये ताकत क्रस्ट को साइड से दबाने के बजाय उसे या तो नीचे से ऊपर की ओर धकेलती है या फिर ऊपर से नीचे की ओर धसा देती है। मतलब ये एक वर्टिकल मूवमेंट है, ऊपर या नीचे। इसमें क्रस्ट में ज्यादा मोड़ या सिलवटें नहीं आती, बल्कि पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा एक साथ ऊपर उठता है या नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस का जो स्केल है वो बहुत बड़ा होता है। ये पूरे के पूरे महाद्वीपों पर असर डालती है और इसकी स्पीड ओरोजेनिक प्रोसेस के मुकाबले ये अविश्वसनीय रूप से धीमी होती है।
आप कल्पना कीजिए, एक घोंगे की चाल से भी लाखों गुना धीमी गति से एक पूरा का पूरा महाद्वीप ऊपर उठ रहा है। ये है एपिरोजेनिक प्रोसेस का असली स्केल। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों पावरफुल प्रोसेस को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रखकर इनके अंतर को और भी साफ तरीके से समझा जाए। एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन यानी दिशा। ओरोजेनिक में ये हॉरिजॉन्टल है, साइडवेज, जबकि एपिरोजेनिक में वर्टिकल है, अप डाउन। अब बात करते हैं फोर्स की। ओरोजेनिक में है कंप्रेशन यानी दबाव, और एपिरोजेनिक में है अपलिफ्ट या सब्सिडेंस, मतलब ऊपर उठना या नीचे धंसना। प्रभावित क्षेत्र, ओरोजेनिक का असर नैरो बेल्ट्स पर होता है, जबकि एपिरोजेनिक बड़े बड़े लैंडमास को हिला देता है। स्पीड, ओरोजेनिक जियोलॉजिकली तेज है और एपिरोजेनिक बहुत ही ज्यादा धीमा। और नतीजा, ओरोजेनिक से हिमालय जैसे फुल माउंटेन्स बनते हैं और एपिरोजेनिक से बनते हैं बड़े बड़े पठार और पूरे के पूरे महाद्वीप। तो ये थी पृथ्वी के धीमे और सब्र वाले आर्किटेक्ट्स की कहानी। लेकिन पृथ्वी की अंदरूनी एनर्जी हमेशा इतने शांत तरीके से बाहर नहीं आती, कभी कभी ये फट पड़ती है। तो सवाल यही उठता है कि जब क्रस्ट धीरे धीरे मुड़ता है तो पहाड़ और महाद्वीप बनते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब ये अचानक टूट जाता है? आगे हम ज्वालामुखी की विस्फोटक और विनाशकारी दुनिया में उतरेंगे। जब पृथ्वी की अंदरूनी शक्ति बेकाबू हो जाती है तो क्या होता है? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि हमारी पृथ्वी में कितना सब्र है ना? कैसे वो धीरे धीरे मुड़ती है। लेकिन हर सब्र की एक हद होती है, और आज हम उसी पल के गवाह बनेंगे जब वो हद पार हो जाती है और पृथ्वी आखिरकार टूट जाती है। तो चलिए सबसे पहले इस बुनियादी फर्क को समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी हमेशा इतनी शांत नहीं रहती। उसके अंदर प्रेशर बिल्ड होता रहता है, और कभी कभी उस प्रेशर को रिलीज करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता काफी विनाशकारी होता है। तो हम स्लो बेंडिंग यानी कि डायस्ट्रोफिज्म से अब शिफ्ट कर रहे हैं सडन ब्रेकिंग की तरफ, यानी वोल्केनिज्म। ऑलराइट, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये धीमा झुकाव आखिर टूट में बदलता कैसे है। फिर हम सीधे एक ज्वालामुखी की मशीन के अंदर चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इरप्शन के असली खतरे क्या हैं। फिर बात होगी अर्थक्वेक्स की, जो कि एक एनर्जी वेव है। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़ने वाली थियोरी को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एक सवाल भी होगा अगले सफर के लिए। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक प्लास्टिक का स्केल लेते हैं और उसे मोड़ना शुरू करते हैं। आप उसे मोड़ते जाते हैं और फिर एक पॉइंट आता है जब वो और नहीं मुड़ सकता और क्रैक करके टूट जाता है ना? एग्जैक्टली यही चीज पृथ्वी की क्रस्ट के साथ होती है। जब अंदर की हीट और प्रेशर हद से ज्यादा हो जाते हैं तो क्रस्ट टूट जाती है, और इसी टूटने से जन्म होता है प्रकृति की दो सबसे जबरदस्त ताकतों का, वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक। तो चलिए इन दोनों में से जो ज्यादा ड्रामेटिक है उससे शुरू करते हैं। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। अब ये काम कैसे करता है, इसे सच में समझने के लिए हमें इसे पीस बाय पीस खोलकर देखना होगा। इसे आप पृथ्वी का एक सेफ्टी वाल्व समझ सकते हैं, एक ऐसा वाल्व जो अंदर के इमेंस प्रेशर को बाहर निकालता है। तो सबसे बेसिक लेवल पे एक वोल्केनो है क्या? ये असल में पृथ्वी की क्रस्ट में एक ओपनिंग है, एक वेंट, जहां से पिघली हुई चट्टान, जिसे हम जमीन के नीचे मैग्मा कहते हैं, और जब वो बाहर आ जाती है तो लावा कहते हैं, वो इरप्ट होकर सरफेस पर आ जाती है। बेसिकली ये हमारे ग्रह के कोर से एक सीधा धधकता हुआ कनेक्शन है। तो सबसे पहले इसकी इंटरनल प्लम्बिंग को देखते हैं, मतलब इसका पाइप सिस्टम। सारी कहानी शुरू होती है जमीन के बहुत नीचे मैग्मा से। ये पिघली हुई चट्टान ही इसका फ्यूल है। फिर ये फ्यूल एक मेन पाइप के जरिए ऊपर की तरफ आता है। इस पाइप को कहते हैं कॉन्डुइट, और आखिर में ये सरफेस पर मौजूद वेंट से बाहर निकलता है। यही वो ओपनिंग है जहां से सारा इरप्शन होता है। अच्छा, अब जब ये मैग्मा बाहर आ गया तो इरप्शन कई शक्लें ले सकता है। अगर ये सरफेस पर बहने लगे तो इसे हम कहते हैं लावा फ्लो, सिंपल। लेकिन कभी कभी लावा इतना ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है कि वो बह ही नहीं पाता और बस वेंट के ऊपर इकट्ठा होकर एक गुंबद जैसा बना लेता है। उसे कहते हैं लावा डोम। और फिर आते हैं सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव इरप्शंस, जिसमें गैस और मलबे का एक जायंट पिलर सीधा आसमान में शूट करता है। इसे इरप्शन कॉलम कहते हैं।
लेकिन रुकिए, ये पिघला हुआ लावा तो खतरे की बस शुरुआत है। असल खतरा तो कुछ और ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ज्वालामुखी के दूसरे और ज्यादा घातक हथियारों से मिलते हैं, जो अक्सर लावा से कई ज्यादा जानलेवा साबित होते हैं। ये पॉइंट समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक वॉल्केनिक इरप्शन कोई सिंगल इवेंट नहीं होता। नहीं, ये तो बस गिरने वाला पहला डोमिनो है। इसके गिरते ही दूसरी आपदाओं की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, और इनमें से कई तो ओरिजिनल लावा फ्लो से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। अब देखिए एक ज्वालामुखी कितने अलग अलग तरीकों से तबाही मचा सकता है। सबसे पहले पायरोक्लास्टिक फ्लो। सोचकर देखिए, सुपर हॉट गैस और चट्टानों का एक तूफान जो एक रेस कार से भी तेज रफ्तार से पहाड़ से नीचे आ रहा है। इसके रास्ते में जो भी आया वो जलकर राख हो जाता है। फिर है ऐशफॉल, और ये कोई मामूली धूल नहीं है। ये पल्वराइज्ड रॉक यानी पत्थर का बारीक पाउडर है, जो मीलों दूर जाकर छतों को तोड़ सकता है, फसलों को बर्बाद कर सकता है। फिर आता है लाहार। ये वॉल्केनिक मड फ्लो है, गीले सीमेंट जैसी कीचड़ की एक नदी जो अपने रास्ते में आने वाले पूरे के पूरे शहर को निगल सकती है। डेब्रिस एवलांच में तो, जैसा नाम से ही जाहिर है, पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही टूटकर गिर जाता है। और आखिर में फुमारोल्स। ये वो वेंट्स हैं जिनसे लगातार जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। ये एक रिमाइंडर है कि ज्वालामुखी शांत होने के बाद भी खतरनाक होता है। तो अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी अपने अंदर से मैटर कैसे बाहर निकालती है ना? लेकिन तब क्या होता है जब बाहर निकलने वाली चीज पिघली हुई चट्टान ना हो, बल्कि प्योर एनर्जी हो? बस यही सवाल हमें हमारी दूसरी सडन ब्रेकिंग इवेंट की तरफ ले जाता है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक यानी भूकंप आखिर है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में ये पृथ्वी की सतह का कांपना है। और ये होता क्यों है? क्योंकि क्रस्ट के अंदर जो स्ट्रेस या तनाव जमा हो रहा था वो अचानक से रिलीज हो जाता है। तो यही है वो फंडामेंटल डिफरेंस, वो सबसे जरूरी पॉइंट जो हमें समझना है। वॉल्केनो है मैटर इन मोशन, पिघली हुई चट्टानों का मूवमेंट, और अर्थक्वेक है एनर्जी इन मोशन, साइज्मिक वेव्स का मूवमेंट। एक फिजिकल चीजों को फेंकता है, दूसरा तो पूरे ग्रह के फैब्रिक को ही हिलाकर रख देता है। अब ऐसा लग सकता है कि वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स ये सब रैंडम इवेंट्स हैं, है ना, कि कहीं भी कभी भी हो जाते हैं। पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों असल में एक ही बहुत बड़ी प्रोसेस के सिर्फ बाहरी लक्षण हैं। एक ऐसी प्रोसेस जो हर वक्त हमारे पैरों के नीचे चल रही है। और वो मास्टर थियरी जो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करती है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। जी हाँ, यही वो थियरी है जो सिर्फ ये नहीं बताती कि वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, बल्कि ये भी समझाती है कि ये बड़े बड़े पहाड़, ये महासागर, ये कॉन्टिनेंट्स, ये सब आखिर बने कैसे। तो ये स्लाइड अब तक की हमारी पूरी इंटरनल स्टोरी को परफेक्टली समराइज करती है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है इंटरनल हीट से, जो हमारे प्लैनेट का इंजन है। ये हीट मैंटल कन्वेक्शन को ड्राइव करती है, जिससे मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट क्रस्ट पर दो तरह से असर डालता है। या तो वो उसे धीरे धीरे मोड़ता है, जिसे हमने डायस्ट्रोफिज्म कहा था, या फिर जैसा हमने आज देखा, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे तोड़ देता है, जिससे होता है वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। देखिए सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। तो इंटरनल फोर्सेस ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, खतरनाक ज्वालामुखी खड़े कर दिए, मतलब उन्होंने लैंडस्केप को बिल्ड किया है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब एक बिल्कुल नई लड़ाई शुरू होने वाली है। अब हम पृथ्वी के धधकते कोर से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ देखने वाले हैं। तो हमारे अगले पड़ाव में जरूर शामिल हों, जहां हम बाहरी ताकतों यानी इरोजन की बात करेंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ लाता हूं, जरा सोचिए, क्या होता है जब आसमान पत्थर के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है? नमस्कार, हमारी पृथ्वी की कहानी के सफर में एक बार फिर से स्वागत है। हमने देखा था कि जमीन के अंदर की ताकतें सतह को कैसे बनाती और उठाती हैं। तो आज चलिए इस कहानी के अगले अध्याय में चलते हैं और देखते हैं कि सतह के ऊपर क्या खेल चल रहा है। याद है, अपने पिछले विश्लेषण में हम मिले थे पृथ्वी के बिल्डर्स से, मतलब एंडोजेनिक फोर्सेस या अंतर्जनित बल। ये वही ताकतें हैं जो पृथ्वी के अपनी अंदरूनी गर्मी से पावर लेकर बड़े बड़े पहाड़ और महाद्वीप खड़े कर देती हैं। तो ठीक है, अब जरा इनके दुश्मनों से मिलिए, द लेवलर्स, यानी सतह को समतल करने वाली ताकतें। देखिए, जैसे ही कोई जमीन का टुकड़ा ऊपर उठता है ना, एक दूसरी शक्ति उसे वापस नीचे लाने के लिए काम पर लग जाती है।
प्रकृति का ये बैलेंसिंग एक्ट सच में कमाल का है। पर सवाल ये है कि इन लेवलर्स को अपनी एनर्जी मिलती कहाँ से है? अगर हमारे बिल्डर्स धरती के अंदरूनी गर्मी से चल रहे थे, तो ये लेवलर्स एक बाहरी सोर्स पर, एक एक्सटर्नल इंजन पर डिपेंड करते हैं, और वो इंजन है सूरज। जी हाँ, सारी कहानी सूरज से शुरू होती है। जितने भी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, मतलब बहिर्जनिक बल, उन सब के लिए आखिरी एनर्जी सोर्स सूरज ही है। यही सोलर एनर्जी जमीन को कहीं ज्यादा कहीं कम गर्म करती है, जिससे प्रेशर डिफरेंस बनता है और हवाएं चलती हैं। यही एनर्जी समंदर से पानी को भाप बनाती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को चलाती है, और फिर वही पानी बारिश, नदियों और ग्लेशियरों की शक्ल में जमीन पर वापस आता है। और ये सब हवा, पानी, बर्फ ही तो प्रकृति के वो औजार हैं जो जमीन को लगातार तराशते रहते हैं। इन सभी ताकतों का, यानी हवा, पानी और बर्फ का जो ये मिला-जुला हमला है ना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पृथ्वी की सतह को समतल करने के इस मास्टर प्लान का एक खास नाम भी है, और वो नाम है डिन्यूडेशन। हिंदी में इसे अन्नाच्छादन भी कहते हैं। ये शब्द आया है एक लैटिन शब्द डिन्यूडेरे से, जिसका सीधा सा मतलब होता है टू स्ट्रिप बेयर, यानी किसी चीज की ऊपरी परत को छील देना। सोचिए, जैसे कोई पुरानी दीवार हो और वक्त के साथ उसकी ईंटें घिस जाती हैं, परतें उखड़ने लगती हैं, बिल्कुल वही काम। तो डिन्यूडेशन क्या है? ये उन सारे प्रोसेसेस का कलेक्शन है जो पृथ्वी की सतह को धीरे धीरे घिसते हैं और उसकी ऊंचाई और उभार को कम करते जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। डिन्यूडेशन कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये एक सीक्वेंस है, एक के बाद एक होने वाली प्रक्रिया। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक 3 स्टेप टेकडाउन की तरह देखना। हर स्टेप का अपना एक खास रोल है, द हैमर, द पुल और द कन्वेयर बेल्ट। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये रही डिन्यूडेशन की पूरी प्रोसेस। पहला स्टेप है द हैमर, यानी वेदरिंग, जिसे हम अपक्षय कहते हैं। इसमें चट्टानें अपनी ही जगह पर टूटती हैं, बिखरती हैं। दूसरा स्टेप है द पुल, यानी मास मूवमेंट या बृहद संचलन। इसमें ग्रेविटी अपना काम करती है और उस टूटे हुए मलबे को ढलान के सहारे नीचे खींच लाती है, जैसे किसी लैंडस्लाइड में होता है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, द कन्वेयर, यानी इरोजन या अपरदन। इसमें नदी या हवा जैसे एजेंट्स उस मलबे को वहां से उठाकर कहीं बहुत दूर ले जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशल सवाल उठता है, जो इन प्रोसेसेस के बीच का फर्क समझने में हमारी मदद करेगा। क्या मटेरियल अपनी जगह पर ही टूट रहा है या फिर उसे कहीं ले जाया जा रहा है? और यही सवाल हमें 2 बहुत जरूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाता है। ये फर्क हमें 2 फंडामेंटल प्रोसेसेस तक ले जाता है, इन सिचू वर्सेस एक्स सिचू। देखिए, वेदरिंग यानी हमारा हथौड़ा, वो एक इन सिचू प्रोसेस है। इन सिचू का मतलब है इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, मतलब अपनी ही जगह पर। चट्टान जहां है वहीं टूट रही है, कोई मूवमेंट नहीं। वहीं दूसरी तरफ इरोजन, जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है, वो एक एक्स सिचू प्रोसेस है। इसमें मलबा अपनी जगह से हटता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कहीं और ले जाया जाता है। बस ये एक छोटा सा फर्क इन सिचू और एक्स सिचू का डिन्यूडेशन को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। अच्छा, यहाँ एक और छोटी लेकिन जरूरी बात है। वेदरिंग मतलब चट्टानों का टूटना मास मूवमेंट में मदद जरूर करता है, पर यह हमेशा जरूरी नहीं होता। ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वो कभी-कभी बिना टूटी हुई चट्टानों को भी नीचे खींच सकती है। तो कह सकते हैं कि वेदरिंग एक हेल्पर है, पर हमेशा एक प्री कंडीशन नहीं। तो अब जब हम डिन्यूडेशन के पूरे प्रोसेस की एक झलक देख चुके हैं, तो चलिए अब इसके सबसे पहले सबसे बुनियादी स्टेप पर फोकस करते हैं, द हैमर, यानी कि वेदरिंग। ये पहला वार होता कैसे है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ठोस पहाड़ टूटता कैसे है? कौन सी ताकतें हैं जो उसे अंदर से कमजोर कर देती हैं? अपने अगले विश्लेषण में हम ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और फिजिकल वेदरिंग की फैसिनेटिंग दुनिया में और गहराई तक उतरेंगे। तब तक सोचते रहिए। तो पिछले विश्लेषण से आगे बढ़ते हुए हमने जाना था कि वेदरिंग वो हथौड़ा है जो पत्थर को तोड़ता है। आज हम उसी हथौड़े के पहले वार को समझेंगे, जिसे कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। जी हां, ये है असली ताकत, बिल्कुल ब्रूट फोर्स। ये रॉक को यांत्रिक रूप से यानी मैकेनिकली तोड़ता है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में बिना कोई बदलाव किए। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल सीधा सा है, एक बड़ा सा रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन उसकी जो अंदरूनी बनावट है वो वैसी की वैसी रहती है। जैसे एक ग्रेनाइट का पत्थर टूटने के बाद भी ग्रेनाइट ही रहता है। यही है फिजिकल वेदरिंग। अच्छा,
इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इन अलग-अलग मैकेनिज्म्स को एक-एक करके देखेंगे जो प्रकृति में काम करते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है अनलोडिंग। जरा कल्पना कीजिए उन चट्टानों की जो जमीन के बहुत नीचे दबी हुई हैं, अपने ऊपर की हजारों लाखों टन परतों के भारी दबाव यानी प्रेशर के नीचे। जब समय के साथ एरोजन से ये ऊपरी परतें हट जाती हैं, तब सोचिए क्या होता होगा। सोचो जैसे वो सारा भारी वजन हटता है, नीचे दबी चट्टान मानो एक गहरी सांस लेती है और ऊपर की तरफ फैलती है। इस फैलाव के कारण उसकी ऊपरी परत ठीक वैसे ही टूटकर अलग हो जाती है जैसे प्याज का छिलका उतरता है। इसी प्रोसेस को अनलोडिंग कहते हैं। और इसी खास प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, एक्सफोलिएशन। इसका एक बहुत ही शानदार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी है जो इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल साफ कर देगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण आंध्र प्रदेश के भोंगिर शहर के पास ग्रेनाइट रॉक से बने विशाल डोम्स में देखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ दबाव का हटना ही एकमात्र ताकत नहीं है जो चट्टानों को तोड़ती है। चलिए अब हम दूसरे फोर्स की बात करते हैं, तापमान का रोजाना बदलना। देखिए, एक जरूरी बात यह है कि चट्टानें यानी रॉक्स गर्मी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। इससे होता यह है कि दिन में सूरज की गर्मी से रॉक की ऊपरी सतह गर्म होकर फैलती है, जबकि अंदर का हिस्सा ठंडा रहता है। फिर रात में वही सतह तेजी से ठंडी होकर सिकुड़ती है। ये जो लगातार फैलने और सिकुड़ने का साइकिल है ना, जिसे थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ये हर दिन सालों साल तक रॉक को कमजोर करके आखिरकार तोड़ ही देता है। और इस लगातार प्रक्रिया से जो एक खास लैंडफॉर्म बनता है उसे कहते हैं टोर। ये वो गोल मटोल बचे हुए कोर स्टोन्स होते हैं जिनके आसपास का कमजोर रॉक टूटकर बह चुका होता है। अब आते हैं एक और बहुत शक्तिशाली एजेंट पर, पानी। पानी दुनिया के उन कुछ गिने चुने पदार्थों में से है जो जमने पर फैलता है, और यही अनोखा गुण उसे पत्थर के खिलाफ एक जबरदस्त हथियार बना देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। होता यह है कि दिन में पानी दरारों में चला जाता है, रात को जैसे ही तापमान गिरता है वो जमकर बर्फ बन जाता है और फैलता है। ये फैलती हुई बर्फ एक वेज यानी फाने की तरह काम करती है और दरार को और चौड़ा कर देती है। इसका बार बार होना रॉक को पूरी तरह से तोड़ देता है। और इसकी असली ताकत का अंदाजा इससे लगाइए, जब पानी बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम लगभग 9% बढ़ जाता है। सोचो, ये 9% का विस्तार रॉक पर इतना जबरदस्त दबाव डालता है कि उसे झेल पाना नामुमकिन हो जाता है। हमारा आखिरी मैकेनिज्म है सॉल्ट वेदरिंग। ये खासकर सूखे इलाकों जैसे रेगिस्तानों का एक खामोश विनाशक है जो धीरे धीरे चुपचाप अपना काम करता रहता है। इसमें होता यह है कि नमकीन पानी रॉक के छोटे छोटे छिद्रों यानी पोर्स में घुस जाता है। फिर गर्मी से जब पानी इवेपोरेट होता है तो नमक के क्रिस्टल्स पीछे रह जाते हैं, और ये क्रिस्टल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वो रॉक के कणों पर इतना प्रेशर डालते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो जाहिर है सॉल्ट वेदरिंग की ये प्रक्रिया वहां सबसे ज्यादा प्रभावी होती है जहां इवेपोरेशन की दर बहुत अधिक हो, जैसे कि रेगिस्तान में। इसे सभी सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस में सबसे असरदार माना जाता है। बस इसे नमकीन पानी और पोरस रॉक्स मिलने चाहिए। तो ये हैं वो चारों मैकेनिज्म्स इस टेबल में एक साथ। यहाँ उनके ड्राइविंग फोर्स, उनके काम करने के तरीके और उनके नतीजे सब बिल्कुल साफ साफ दिख जाते हैं। इन सब में एक बात बहुत जरूरी है, इन सब में एक चीज कॉमन है। फिजिकल वेदरिंग हमेशा रॉक की संरचना, उसके स्ट्रक्चर पर हमला करती है। ये उसे सिर्फ तोड़ती है, उसके अंदर कोई रासायनिक यानी केमिकल बदलाव नहीं लाती। ये बस एक बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थरों में बदल देती है। That's it। लेकिन तब क्या होता है जब प्रकृति रॉक को सिर्फ तोड़ती नहीं बल्कि उसे अंदर से ही घुला देती है, जब वो उसके आंतरिक स्ट्रक्चर को ही पूरी तरह बदल देती है? इस सवाल का जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में ढूंढेंगे, जहां हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग की। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि कैसे बर्फ, नमक और गर्मी जैसी बाहरी ताकतें चट्टानों को तोड़ती हैं। पर आज हम एक बिल्कुल अलग, ज्यादा शातिर दुश्मन की बात करेंगे। ये हथौड़े की चोट नहीं है, ये है अंदर ही अंदर होने वाली एक खामोश तोड़फोड़। तो इन दोनों तरीकों में एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क है जो यहाँ साफ दिख रहा है। एक तरफ है ब्रेकिंग एंड स्मैशिंग, मतलब बाहरी ताकतों से तोड़फोड़, जो हमने पिछली बार कवर किया था। लेकिन आज का हमारा फोकस है दूसरी तरफ, रॉटिंग एंड डिसॉल्विंग,
यानी चट्टान का अंदर से गलना और घुल जाना। ये केमिकल रिएक्शंस और जिंदा चीजों की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं केमिकल वेदरिंग की। जरा सोचिए, जो मिनरल्स जमीन के बहुत नीचे हाई प्रेशर में और बिना ऑक्सीजन के बने थे, वो वहां एकदम स्टेबल थे। लेकिन जब इरोजन उन्हें सतह पर ले आता है तो अचानक उनका सामना होता है हवा और पानी से। अब इस नए माहौल में टिके रहने के लिए उन्हें अपना केमिकल स्ट्रक्चर बदलना ही पड़ता है। केमिकल हमले का सबसे सीधा और आसान तरीका है सॉल्यूशन। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। चट्टानों के अंदर कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पानी के कांटेक्ट में आते ही पूरी तरह घुल जाते हैं और बह जाते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग भी कहते हैं। असल में ये वो गोंद है जो चट्टान को जोड़े रखता है, और जब वही धुल जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कौन से मिनरल्स इस हमले का सबसे आसानी से शिकार होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, पोटेशियम और कार्बोनेट्स ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, और जब ये ज़रूरी हिस्से बह जाते हैं तो चट्टान की बुनियाद ही हिल जाती है और वो कमज़ोर पड़ने लगती है। अब हमारे केमिकल हथियारों में अगला है हाइड्रेशन। ये सॉल्यूशन से काफ़ी अलग है। जहाँ सॉल्यूशन चट्टान से मिनरल्स को हटाता है, वहीं हाइड्रेशन उसमें पानी को जोड़ता है। इस प्रोसेस में चट्टान के मिनरल्स पानी को सोख लेते हैं, अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा बना लेते हैं, बिल्कुल एक सूखे स्पंज की तरह जो पानी सोखकर फूल जाता है। ये फैलाव चट्टान के अंदर से जबरदस्त स्ट्रेस पैदा करता है। और ये स्लाइड इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप 1, पानी कैल्शियम सल्फेट से मिलता है। स्टेप 2, ये मिनरल पानी के मॉलिक्यूल्स को सोख लेता है, और फिर ये एक नए और बड़े मिनरल में बदल जाता है जिसे कहते हैं जिप्सम। और स्टेप 4, ये फैलाव इतना पावरफुल होता है कि ये अपने आसपास की चट्टान को अंदर से ही तोड़कर रख देता है। यही वजह है कि नमी वाले मौसम में पुरानी पत्थर की मूर्तियां चटकने लगती हैं, क्योंकि उनका पत्थर सचमुच अंदर से फूल रहा होता है। हमारा अगला केमिकल हथियार है ऑक्सीडेशन। ये तब होता है जब चट्टान के मिनरल्स, खासतौर पर लोहा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन आमतौर पर पानी की मौजूदगी में होता है। इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है जिसे हम सब जानते हैं। जी हाँ, जंग लगना या रस्टिंग। ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। जब आयन यानी लोहा पानी की मौजूदगी में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रस्ट यानी जंग बनती है। बिल्कुल यही प्रोसेस उन चट्टानों के साथ होता है जिनमें आयरन वाले मिनरल्स होते हैं। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लाल या भूरे रंग के हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे पाउडर बनकर बिखरने लगते हैं। और हमारे केमिकल हथियारों में आखिरी है कार्बोनेशन। ये तब होता है जब हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिलकर एक हल्का कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये एसिड चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जैसी चट्टानों के लिए बहुत खतरनाक होता है और उन्हें धीरे धीरे घोल देता है। जमीन के नीचे बड़ी बड़ी गुफाएं और सिंकहोल इसी प्रोसेस का नतीजा है। तो केमिकल हमलों से आगे बढ़कर अब हम एक ऐसी ताकत की तरफ चलते हैं जो शायद सबसे हैरान करने वाली है, खुद जिंदगी। छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े पेड़ों तक ये सब चट्टानें तोड़ने वाले पावरफुल एजेंट्स हो सकते हैं। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई जिंदा चीजें ठोस चट्टान को तोड़ सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन बायोस्फीयर की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल तोड़ सकती हैं। तो ये लिविंग हैमर्स यानी जिंदा हथौड़े हैं कौन? जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, पहले तो हैं बिल बनाने वाले जानवर, केंचुए, दीमक, चूहे। ये सब लगातार मिट्टी और नरम चट्टानों में खुदाई करते रहते हैं। इससे चट्टान की नई नई परतें हवा और पानी के संपर्क में आती हैं, जिससे केमिकल वेटरिंग का प्रोसेस और तेज हो जाता है। वो सीधे चट्टान नहीं तोड़ते, पर हमले के लिए दरवाजा जरूर खोल देते हैं। और दूसरे और शायद सबसे शक्तिशाली एजेंट है पौधों की जड़ें। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये दो तरफा हमला करती हैं। एक तरफ है फिजिकल हमला, जड़ें दरारों में घुसती हैं, फैलती हैं और एक कील की तरह चट्टान को फाड़ देती हैं। दूसरी तरफ है केमिकल हमला। जड़ें अपने आसपास एसिड छोड़ती हैं जो चट्टान के मिनरल्स को केमिकली घोल देते हैं। तो एक ही जड़ एक ही वक्त में एक फिजिकल औजार भी है और एक केमिकल फैक्ट्री भी। तो हमने केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों को अलग अलग देख लिया, लेकिन जब ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर एक ही चट्टान पर काम करती हैं, तो आखिर में होता क्या है?
उस चट्टान का फाइनल शेप कैसा बनता है? इसका जवाब है स्फेरिडॉइडल वेदरिंग, जिससे गोल पत्थर बनते हैं। चलिए इस स्लाइड के स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, सोचिए एक चौकोर चट्टान पर हर तरफ से केमिकल हमला हो रहा है। स्टेप 2, उसके कोने जिनकी 3 साइड्स खुली हैं सबसे तेजी से गलेंगे। स्टेप 3, उसके किनारे जिनकी 2 साइड्स खुली हैं कोनों से थोड़ा धीरे गलेंगे। स्टेप 4, और उसकी सपाट सतह जिसकी सिर्फ एक साइड खुली है वो सबसे धीरे गलेगी। तो वक्त के साथ ये चौकोर चट्टान घिसते घिसते एक गोल पत्थर में बदल जाती। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक लाइन में है। फिजिकल वेदरिंग का मतलब है मैकेनिकल फोर्स यानी यांत्रिक बल। केमिकल वेदरिंग का मतलब है मोलेक्युलर चेंज यानी आणविक बदलाव। और बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब है लाइफ ब्रेकिंग स्टोन यानी जिंदगी का पत्थर को तोड़ना। ये 3 आसान से नियम इस पूरी जटिल प्रक्रिया का सार हैं। तो अब चट्टान टूट चुकी है, गल चुकी है, कमजोर हो चुकी है। वो अब एक ढलान पर सिर्फ ढीला मलबा बनकर पड़ी है, बस हिलने को तैयार। अब जरा सोचिए, जब ग्रेविटी की जबरदस्त ताकत इस पर अपना काम करना शुरू करेगी तो क्या होगा? खैर, उस कहानी के लिए आपको हमारे अगले विश्लेषण का इंतजार करना होगा, जहां हम मैस मूवमेंट की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि कैसे बड़े बड़े पहाड़ टूटकर मलबे में बदल जाते हैं। हमने वेदरिंग की उस कमाल की ताकत को समझा था जो सबसे कठोर चट्टानों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस मलबे का होता क्या है? क्या वो हमेशा के लिए वहीं पड़ा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती, पर उसे लगातार नीचे की तरफ खींच रही होती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक, मास मूवमेंट, यानी एक साथ होने वाली हलचल। ये और कुछ नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का वो खिंचाव है जिससे कोई बच नहीं सकता। और यही शक्ति उस मलबे को उसकी अगली यात्रा पर ले जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मास मूवमेंट आखिर है क्या। इससे पहले कि हम इसके अलग अलग तरह के रूपों को देखें, इसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। तो सीधी भाषा में मास मूवमेंट का मतलब है मिट्टी, चट्टान या किसी भी तरह के मलबे का सीधे सीधे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के असर से ढलान पर नीचे की ओर खिसकना। यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस पूरी प्रक्रिया का हीरो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण है। अब इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मास मूवमेंट और इरोजन ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर है नहीं। मास मूवमेंट में जैसा कि हमने कहा, मलबा सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे आता है, वो अकेला काम करता है। लेकिन इरोजन को हमेशा एक साथी, एक कैरियर की जरूरत होती है, जैसे कि नदी का पानी, तेज हवा या ग्लेशियर की बर्फ। ये अंतर याद रखिएगा। और एक और जरूरी बात, मास मूवमेंट होने के लिए वेदरिंग मतलब चट्टानों का टूटना कोई शर्त नहीं है। लेकिन हाँ, वेदरिंग से ग्रेविटी का काम बहुत आसान जरूर हो जाता है। सोचिए, एक मजबूत दीवार को धकेलना कितना मुश्किल है, पर अगर वही दीवार टूटी हुई ईंटों का ढेर हो तो बस वेदरिंग चट्टानों को कमजोर करके ग्रेविटी की मदद करती है। चलिए अब जरा रफ्तार की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं उन हलचलों से जो बहुत तेज और बहुत खतरनाक होती हैं। ये वो हैं जो अचानक होती हैं और सब कुछ बदल देती हैं। तेज गति वाली हलचल के ये कुछ मुख्य प्रकार हैं। पहला, लैंडस्लाइड्स। इसमें तो अचानक पूरी की पूरी ढलानें नीचे आ जाती हैं। दूसरा, एवलांच। ये बर्फ या चट्टानों का एक तेज तूफान होता है। और तीसरा, मड फ्लो और अर्थ फ्लो, जिसमें पानी की वजह से मिट्टी और कीचड़ की नदियां बह निकलती हैं। अच्छा, अब मड फ्लो और अर्थ फ्लो में क्या फर्क है, जरा इस टेबल को देखिए। मड फ्लो बहुत तेज होता है। मान लीजिए जैसे चॉकलेट मिल्क, जो बहुत आसानी से बहता है क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ फ्लो थोड़ा धीमा होता है, गाढ़े मिल्क शेक की तरह। इसमें मिट्टी ज्यादा चिपचिपी और भारी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे खिसकती है। तो तेज रफ्तार से अब हम चलते हैं बिल्कुल धीमी गति की तरफ। ये एक ऐसी हलचल है जो इतनी धीमी होती है कि हम उसे अपनी आंखों से होते हुए देख ही नहीं सकते। ये एक अदृश्य सच है जो हर पल घट रहा है। इस बेहद धीमी प्रक्रिया का नाम है क्रीप। ये मिट्टी का सालों साल बहुत धीरे धीरे ढलान की तरफ खिसकना है। हमें इसका एहसास तब होता है जब हम देखते हैं कि अरे,
ये पेड़, टेलीफोन का खंभा या खेत की बाड़ एक तरफ को क्यों झुके हुए हैं? अब इसी धीमी गति का एक बहुत ही स्पेशल केस है सॉलिफ्लक्शन। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन ठंडी जगहों पर होता है जहां जमीन हमेशा बर्फ की तरह जमी रहती है, जिसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, जमीन पूरी तरह से जमी हुई है। स्टेप 2, गर्मियां आती है और ऊपर की कुछ मिट्टी पिघल जाती है। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप 3। ये पिघला हुआ पानी नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि नीचे तो बर्फ की मोटी परत है, तो पानी वहीं फंस जाता है। नतीजा, स्टेप 4, पानी से लबालब ये मिट्टी की परत एक कीचड़ की तरह बन जाती है और धीरे धीरे ढलान पर फिसलने लगती है। चलिए अब एक और अनोखे केस की बात करते हैं, स्लंप। ये मास मूवमेंट का एक ऐसा प्रकार है जिसका खिसकने का तरीका और आकार दोनों ही बहुत अलग हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान इस एक लाइन में छिपी है। ये सिर्फ गिरता नहीं, ये घूमता है। इसका मतलब है कि मलबा सीधे नीचे लुढ़कने के बजाय एक पूरे ब्लॉक की तरह अपनी जगह पर घूमते हुए नीचे खिसकता है। तो एक स्लंप को पहचानेंगे कैसे? पहली बात, इसकी मूवमेंट सीधी नहीं, रोटेशनल होती है, मतलब घूमने वाली। दूसरी बात, ये एक चम्मच के आकार के घुमावदार रास्ते पे खिसकता है और इसका नतीजा ये होता है कि पहाड़ी पर एक ऐसा निशान रह जाता है जैसे किसी ने आइसक्रीम स्कूप से एक बड़ा सा हिस्सा निकाल लिया हो, है ना? इसे याद रखने का एक शानदार तरीका। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये मास मूवमेंट को समझने के लिए एक सिंपल गाइड की तरह है। इसका लॉजिक बहुत ही आसान है। बस 2 सवाल पूछने हैं, मलबा कैसा है और उसकी गति कैसी है। देखिए, अगर मटेरियल सूखा है और तेज है तो वो लैंडस्लाइड है। अगर गीला और तेज है तो वो मड फ्लो है। अगर गीला तो है पर धीमा है तो वो अर्थ फ्लो है। अगर मामला जमी हुई जमीन के पिघलने का है तो वो सॉलिफ्लक्शन है। और अगर पूरा का पूरा ब्लॉक घूम रहा है तो वो एक स्लंप है। कितना आसान है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मलबा पहाड़ी के नीचे तो पहुंच गया, पर अब उसका क्या होगा? उसकी यात्रा तो अभी बाकी है। तो ग्रेविटी ने अपना काम कर दिया। उसने मलबे को पहाड़ से नीचे तक पहुंचा दिया। लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर की एक शुरुआत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मलबा जो पहाड़ के नीचे इकट्ठा हो गया है, ये हजारों किलोमीटर दूर समंदर तक का सफर कैसे तय करता है? ग्रेविटी तो उसे और नीचे नहीं ले जा सकती। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में, जहां हम मिलेंगे प्रकृति के असली कन्वेयर बेल्ट से, जिनका नाम है इरोशन और ट्रांसपोर्टेशन। यही वो ताकतें हैं जो इस मलबे को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो वेलकम बैक। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि कैसे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण मास मूवमेंट के जरिए टूटी हुई चट्टानों को ढलान से नीचे खींच लाता है। लेकिन जैसा हमने कहा था, कहानी असल में वहां खत्म नहीं होती। बात यह है कि जमीन के बनने और बिगड़ने की इस पूरी प्रक्रिया को अगर सच में समझना है तो हमें उस मलबे के सफर को आगे देखना होगा। तो चलिए इस कहानी के अगले पड़ाव में चलते हैं। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछली बार बात छोड़ी थी, और पृथ्वी की सतह पर होने वाली इस पूरी प्रक्रिया के ग्रैंड फिनाले तक पहुंचेंगे। तो चलिए जरा याद करते हैं। वो सीन याद है जहां हमने अपनी कहानी रोकी थी? एक पहाड़ी के ठीक नीचे चट्टानी मलबे का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। वेदरिंग और मास मूवमेंट का नतीजा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि चट्टान तो नीचे गिर गई है। इज द स्टोरी ओवर? क्या कहानी खत्म हो गई? यही वो सवाल है जो हमें पिछले विश्लेषण के अंत से सीधे जोड़ता है, और इसका जवाब हमें एक पूरी नई दुनिया में ले जाने वाला है। जरा सोचकर देखिए, अगर कुदरत का काम यहीं पर रुक जाता तो क्या होता? हमारी घाटियां बस मलबे से भर जाती, पूरा का पूरा लैंडस्केप जैसे जाम हो जाता, रुक सा जाता। मतलब साफ है, मलबे का ये ढेर बस एक टेम्पररी स्टेट है, एक अस्थायी हालत, और धरती को लगातार नया रूप देने के लिए कहानी में कुछ और होना अभी बाकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की कहानी के हीरो से मिलते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जो इस सारे मलबे को वहां से हटाती है और एक नई कहानी के लिए स्टेज तैयार करती है। द प्रोसेस दैट क्लीन्स अप द मेस, यू नो। और इसे कहते हैं
इरोजन। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो इरोजन वो प्रोसेस है जिसमें चट्टानी मलबे को कुछ खास जियोमॉर्फिक एजेंट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या हैं? ये प्रकृति की ताकतें हैं, जैसे नदियाँ या हवा। समझ लीजिए, टूटी-फूटी चट्टानों के लिए ये एक पिकअप एंड रिमूवल सर्विस की तरह है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात, वेदरिंग और इरोजन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, वेदरिंग एक इन सिटू प्रोसेस है। इन सिटू मतलब उसी जगह पर। ये चट्टान को अपनी ही जगह पर तोड़ती है। दूसरी तरफ इरोजन एक एक्स सिटू प्रोसेस है, उस जगह से बाहर। मतलब ये टूटे हुए मलबे को वहां से उठाकर दूर ले जाती है। सीधी सी बात है, अगर वेदरिंग हथौड़े की तरह है जो चट्टान तोड़ता है, तो इरोजन वो क्लीनिंग क्रू है जो सारा मलबा साफ करके ले जाती है। तो अगर इरोजन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो सवाल ये है कि ये काम करता कौन है? आइए इस प्रक्रिया के शक्तिशाली एजेंट्स या कह लें कि वाहनों से मिलते हैं। प्रकृति के पास ये काम करने के लिए 5 मुख्य जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। सबसे पहले रनिंग वाटर, यानी बहता हुआ पानी, जैसे नदियाँ और झरने। और एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि धरती पर ये सबसे डोमिनेंट, सबसे शक्तिशाली एजेंट है। ज़्यादातर ज़मीन इसी से बनती बिगड़ती है। फिर है ग्राउंड वाटर, यानी ज़मीन के नीचे बहने वाला पानी। फिर आते हैं ग्लेशियर्स, जो असल में बर्फ़ की विशाल नदियाँ होती हैं। फिर हैं हवाएं, जो रेगिस्तान जैसे इलाकों में मलबा ढोने का मुख्य काम करती हैं। और आखिर में है वेव्स, यानी लहरें, जो हमारे समुद्र तटों को लगातार नया आकार देती रहती हैं। तो हम ये तो जान गए कि ये एजेंट्स कौन हैं, लेकिन इनको पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े करके बहा ले जाने की ये जबरदस्त ताकत मिलती कहाँ से है? व्हाट्स द सीक्रेट? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल में छिपा है, किनेटिक एनर्जी। सीधी भाषा में ये गति की ऊर्जा है। कोई भी चीज जो चल रही है, मूव कर रही है, उसमें ये एनर्जी होती है। और यही यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यही ऊर्जा इरोजन के काम के पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स। और इसका नियम बहुत सीधा और सरल है। पानी या हवा का फ्लो जितना तेज होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा ताकत होगी चट्टान के भारी से भारी टुकड़ों को उठाकर अपने साथ ले जाने की। मोर स्पीड इक्वल्स मोर पावर। सिंपल। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है, उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक ग्रैंड पिक्चर बनाते हैं। हमने हर हिस्से को अलग अलग समझा। अब समय है उस पूरे महान चक्र को देखने का जो हमारी दुनिया को आकार देता है, द वन एंड ओनली ग्रेट जियोमॉर्फिक साइकिल। तो ये पूरी कहानी 6 स्टेप्स में चलती है। स्टेप 1, धरती के अंदर की गर्मी से कन्वेक्शन करंट्स पैदा होती हैं। ये धरती के अंदर पिघली हुई चट्टानों का एक बहुत धीमा बहाव है। स्टेप 2, इस बहाव से डायस्ट्रोफिज्म जैसी अंदरूनी ताकतें काम करती हैं, जिससे पहाड़ और महाद्वीप बनते हैं, मतलब जमीन ऊपर उठती है। स्टेप 3, अब बाहर की ताकतों की बारी। सूरज हमारे एटमॉस्फेयर और मौसम को एनर्जी देता है। स्टेप 4, वेदरिंग, हमारा हथौड़ा चट्टानों को उनकी अपनी ही जगह पर तोड़ता है। स्टेप 5, मास मूवमेंट, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस टूटे हुए मलबे को ढलान से नीचे खींच लाता है। और आखिर में स्टेप 6, इरोजन, हमारी क्लीनिंग क्रू उस मलबे को वहां से उठाकर कहीं दूर ले जाती है। तो यही है वो पूरा साइकिल। अंदर की ताकतें, जिन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, जमीन को ऊपर उठाती हैं, और बाहर की ताकतें यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस उसे लगातार घिसकर नीचे करती रहती हैं। और इसी के साथ हमने ये पूरा सफर देख लिया है, एक चट्टान में आई एक छोटी सी दरार से लेकर पहाड़ों के बनने तक, और फिर उन्हें धीरे धीरे लगातार घिसकर बहा ले जाने की पूरी कहानी तक। द सर्कल इज नाउ कंप्लीट। लेकिन आखिर में एक सोचने वाला सवाल, अगर ये साइकिल लगातार पहाड़ों को घिसता रहता है, तो फिर हमारी पृथ्वी आज तक पूरी तरह से फ्लैट यानी सपाट क्यों नहीं हो गई है? इसका जवाब उन शक्तिशाली अंदरूनी ताकतों में छिपा है जो हमारे ग्रह को लगातार फिर से बनाती रहती हैं। और यही होगा हमारे अगले विश्लेषण का विषय।